वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं आपके लिए भारतीय संसद। और इसमें हम भारतीय संसद की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संसद क्या है, किस तरह से काम करती है, लोकसभा के क्या काम है, राज्यसभा के क्या काम है, राष्ट्रपति के क्या काम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो अगर मैं भारतीय संसद की बात करूं तो भारतीय संसद, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि संसद जो है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो संसद जो है वो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। अगर तीनों में से कोई भी एक अंग नहीं है तो संसद नहीं बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों से ही मिलकर संसद बनेगी। तो फिर संसद में बैठने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो संसद में बैठने वाले लोगों को कहा जाता है सांसद। जो संसद में जो लोग बैठते हैं उन्हें कहा जाता है सांसद। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो कितने सांसद होते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आता है तो सांसदों की संख्या अगर मैं लोकसभा में बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में लोकसभा में है 545, राज्यसभा में है 245। ठीक है, टोटल कितने हो सकते हैं। तो टोटल हो सकते हैं 552 लोकसभा में हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में तो 250 जो है वो राज्यसभा में हो सकते हैं। ठीक है, इनके सबके अलग आंकड़े हैं कि राज्यों को सीटें अलग दी गई हैं। ठीक है, तो राज्यों की हम सीटों की अगर बात करें कि राज्यों को कितनी सीटें दी गई हैं, तो पहले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और एंग्लो इंडियन, तीन भागों में इन्हें बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं राज्य की पहले की सीटें बात करूं, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने से सीटों के बंटवारे में अंतर हुआ है। तो देखो यहाँ पर अब मैं सीटों की बात करूं तो पहले की सीट जो थी वो थी 530 सीटें जो थी वो राज्यों को दी गई थी। ये पहले की हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ सके। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जो है वो निकल गई हैं यहाँ पर। तो अब कितनी सीटें बची हैं, अब सीटें बची हैं 524 सीटें। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें दी गई हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों को पहले जो थी वो 13 सीटें दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये 6 सीटें और मिल गई हैं। तो अब कितनी हो गई हैं, 19 सीटें हो गई हैं। तो पहले की, यहाँ इस तरफ मैं पहले की लिख देता हूँ, तो इस तरफ जो है वो पहले की सीटें हैं। तो पहले कितनी थी, 13 सीटें थी। ठीक है, अब कितनी हो गई हैं, अब यहाँ पर हो गई हैं 19 सीटें। ठीक है, एंग्लो इंडियन की वही है, एंग्लो इंडियन की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन की अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन की सीट कितनी है, तो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हैं जो कि अभी भी हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हुई। अब इनको हम देखें तो वही 245 को 545 यहाँ भी है और 545 यहाँ भी है। तो फिर अगर आपको दिमाग, अगर आपके मन में ये सवाल आए कि ये 552 का क्या आंकड़ा होता है, तो 552 का आंकड़ा ये होता है कि यहाँ पर यूटी को जो सीटें दी गई हैं वो सीटें हैं टोटल 20। ठीक है, अब यानी कि अब यहाँ पर जो है 7 सीटें खाली थी, अभी भी यहाँ पर 7 सीटें खाली हैं, लेकिन अब ये 7 सीटें इधर और बढ़ गई हैं। तो अगर आप इनमें 7 सीटें और जोड़ देंगे तो आपका ये 552 हो जाएगा। ठीक है, 7 सीटें अभी खाली हैं यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यूटी में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें, तो जम्मू कश्मीर को जो सीटें हैं वो दी गई हैं 5 सीटें, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को दी गई है 1 सीट। तो ऐसे करके टोटल 6 सीटों का हेरफेर है। अब वहीं पर मैं राज्यसभा में सीटों की अगर बात करूं कि राज्यसभा में सीटों का किस तरह से आंकड़ा है, तो देखिएगा ये राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका पहले हम अभी वर्तमान में देख लेते हैं। तो राज्यों को जो सीटें दी गई हैं वो हैं 229। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को जो सीटें दी गई हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें दी गई थी 4। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें विशेषज्ञों को,
ये 12 विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इन पे हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये विशेषज्ञों को जो सीटें दी गई थी वो थी 12। ठीक है, तो अगर आप इन सबको काउंट करते हैं, ठीक है, तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 245 सीटें। ठीक है, अब यहाँ पर अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अब सीटें बची हैं 225, यहाँ पर सीटें हो गई हैं कितनी, 8, जिसमें कि 4 सीटें जुड़ गई हैं जम्मू कश्मीर की। क्यों, क्योंकि देखो राज्य उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें मिलती हैं जहां पर विधानसभा है। तो विधानसभा जो है वो अब 3 यूनियन टेरिटरी में हो चुकी है। वो 3 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो है, एक है आपकी दिल्ली, दूसरी है आपकी पुडुचेरी और तीसरी है आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 सीटें दिल्ली को दी गई है, 1 सीटें पुडुचेरी को दी गई है और 4 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा, और 12 सीटें वैसी की वैसी हैं। तो ये जो है वो 245, और जो 5 सीटें खाली हैं वो 5 सीटें यहाँ पर राज्यों की खाली हैं। तो अगर आप 5 और जोड़ देंगे तो आपका 250 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो राज्यसभा की सीटों का आंकड़ा है। ठीक है, तो ये तो हुई सीटों के बारे में बातें। अब हम जरा पढ़ना चालू करते हैं पूरा संसद को। ठीक है, तो हमने बात करी कि भैया ये तो हुई सीटों के आंकड़ों की बातें। अब अगर मैं कहूं कि राज्यसभा में अगर ये 545 लोग आते हैं तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, क्या इनका चुनाव होता है या चुनाव नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो राज्यसभा में जो 545 लोग आते हैं, ये 545 लोग आते हैं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, यानी कि आप सब लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर हैं, ठीक है, जो कि 18 साल से ऊपर हैं और जिनके पास वोटर आईडी है, ठीक है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वह लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रतिनिधि को चुनेंगे अगर वो बात आए तो आप चुनते हैं यहाँ पर 243 प्रतिनिधि को, यानी कि जो 2 प्रतिनिधि हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन हैं, वो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है। अब सवाल है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन की अगर मैं बात करूं तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जो है वो ब्रिटिश हो। ठीक है, तो माता पिता में से अगर कोई एक जो है वो ब्रिटिश होगा, तो कोई एक ब्रिटिश हो तो वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाएगा। अब देखो, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन की तादाद भारत में बढ़ गई है, तो राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन के किसी भी प्रतिनिधि को सीधे लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो आप जिन सीटों पर वोट डालेंगे वो कितनी रहेंगी, 543 सीटें रहेंगी, जिनका आप प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आप अपने प्रतिनिधि को देखकर, उसे समझकर और वोट डालते हैं और उसे चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 545 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है सीधे लोकसभा में पहुंच 543 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सीधे लोकसभा में पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं तो फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो यह अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है भाई, तो अप्रत्यक्ष मतदान को समझ लेते हैं। तो राज्य अप्रत्यक्ष मतदान उसे कहते हैं जिनमें कि आप अपने प्रतिनिधि को देखकर और सीधे वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, यानी कि आपके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति वोट डालता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, आप हैं और आपको बी को कोई मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, तो जो है आप ये मैसेज जो है कि सी को देते हैं और सी जो है आपका मैसेज बी को देता है। तो आपने प्रत्यक्ष रूप से बी से बात नहीं करी है, ठीक है, आपने सी के माध्यम से बात करी है, तो ये क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष कहलाएगा। तो इसी तरह से जो है हम अप्रत्यक्ष रूप से
मतदान करते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदान में हमारा जो सी कैंडिडेट कौन है वो हम जान लेते हैं। तो जो सी कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। तो राज्य विधान सभाएं जो हैं, राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। अब इन राज्यसभा के सदस्यों का आंकड़ा आपको पता है, ठीक है। उनमें 12 विशेषज्ञों की बात हमने अभी करी थी, है ना। ये जो 12 विशेषज्ञ होते हैं, ये 12 विशेषज्ञों को का भी चुनाव नहीं होता है। ये 12 विशेषज्ञों को राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है, कहाँ पर, राज्यसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर चुनाव कितने का होगा, तो यहाँ पर 12 विशेषज्ञों को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर 233 लोगों का जो है वो चुनाव होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरह से लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए एक कॉलम और यहाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जाते हैं उनके लिए क्या नियम शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं उनके लिए क्या नियम शर्तें होनी चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कैपेबल है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कैपेबल है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए कैपेबल है। तो सिर्फ 5-5 जोड़ दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का, ठीक है। तो 25, 30, 35, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो वह कितने समय तक रहेगा, यानी जिसे मैं कह सकता हूं सदस्य अवधि, सदस्य अवधि। तो यहाँ पर सदस्य अवधि लोकसभा की कितनी होती है, 5 वर्ष होती है, ठीक है। कितनी, 5 वर्ष तक जो है वो यह सदस्य बना रहता है। फिर राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है, तो 6 वर्ष होती है। ये सदस्य अवधि है। सदस्य अवधि का मतलब क्या होता है, सदस्य अवधि का मतलब होता है यह सदस्य जो है वो 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की कितनी होती है, तो 5 वर्ष होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सदन की अवधि कितनी होती है ना, लोकसभा कितने समय तक बनी रहती है, राज्यसभा कितने समय तक बनी रहती है और राष्ट्रपति, तो इसे कहा जाता है सदन अवधि, ठीक है। तो सदन अवधि की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की होती है 5 वर्ष, लेकिन अगर मैं राज्यसभा की सदन अवधि की बात करूं तो ये होती है अनंत। राज्यसभा की सदन अवधि कितनी होती है, अनंत होती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हर दो वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद त्याग देते हैं और इस कारण से ये जो सदन है वो हमेशा बना रहता है। यहाँ पर एक साथ सभी सदस्य नहीं जाते हैं, इसलिए ये राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए इसका काल जो है वो अनंत रहता है। तो अनंत के पीछे रीजन क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या है कि हर 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में कितने लोग, 1/3 लोग जो है वो अपना पद त्याग देते हैं, ठीक है। तो हर 2 वर्ष में 1/3 लोग जब अपना पद त्याग देते हैं तो इस कारण से जो है यह क्या अनंत तक बनी रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो ये तो आपने बात करी कि भैया सदस्यों की अवधि क्या होती है, ठीक है, सदस्यों की आयु क्या होती है और ये कितने समय तक बने रहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लोकसभा किस तरह से बनती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, राज्यसभा किस तरह से बनती है, राज्यसभा के अधिकार क्या होते हैं और राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। ये तीनों पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी संसद कंप्लीट हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।